नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, आपको मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि राजस्थान में एक विद्या संबल योजना शुरू होने वाली है। तो उस विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अब कॉलेज व्याख्याता के लिए फॉर्म बनाने भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हो, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर 11/6/2021 विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित करने हेतु वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो वित्त विभाग है उसके संदर्भ में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो 2019-20 और 21 में नए सर्जित यानी नए खोले गए हैं, वहाँ पर उन महाविद्यालयों में जिनमें विषय विशेष की स्वीकृति में से 60% पद अगर रिक्त हैं तो ऐसे पे गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में ये दिशा निर्देश निम्न अनुसार हैं। यानी जिन महाविद्यालयों में 60% पद अगर खाली हैं तो वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से टीचर्स लग सकते हैं, कॉलेज व्याख्याता। विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ और साथ ही साथ में अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित करके अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के द्वारा परिपत्र जारी कर दिया है। क्रमांक संख्या 562 वित्त सोविलियन 2021 दिनांक 30/3/2021 को दिशा निर्देश के क्रम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग के द्वारा उपयुक्त वर्णित परिपत्र के बिंदु संख्या 4 में वर्णित परिपत्र से इसमें मतलब मानोदय बजट की उपलब्धता की शर्तों को अधीन की जा सकेंगे। ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के जो स्वीकृत पदों में से 60% पद अगर रिक्त हैं, उन महाविद्यालयों में विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा। वर्ष 2019-20 और 21 में नवसर्जित महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों के द्वारा की जाएगी, नोडल एजेंसी के द्वारा। वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालयों में शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निजी अभ्यर्थियों महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त शैक्षिक जो अधिकारी हैं उनको भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। यानी जो लेक्चरर रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको भी लगाया जा सकेगा, और जो नए जो विद्यार्थी हैं निजी मतलब जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। स्थानांतरण नवीन नियुक्ति के द्वारा रिक्त पद भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी जो व्यवस्था वो स्वतः समाप्त समझी जाएगी। अगर मानो आप लोग किसी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से लगते हो, फिर आरपीएससी के माध्यम से अगर कोई अभ्यर्थी वहाँ पर चयनित होकर के आता है तो आपकी सेवा वहाँ से समाप्ति समझी जाएगी। आगे बात समझ में। किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक होने पर आमंत्रित शिक्षकों को उनकी बनाई गई वरीयता सूची में सबसे नीचे वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जाएगा। जैसे एक महाविद्यालय में जैसे अपन चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य की, 3 लड़कों को लगा दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। तो अगर नया कोई लेक्चरर आता है आरपीसी के माध्यम से तो ये नीचे वाला सबसे पहले हटेगा। ये बात भी ध्यान रखना। विशेष अगर कोई परिस्थिति हो उसमें महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैकल्टी की अनुमति मांग की जा सकेगी। यानी गेस्ट फैकल्टी की मांग करेंगे कि हमारे पास में अध्यापक नहीं है। महाविद्यालय के द्वारा मांग प्राप्त होने पर समक्ष स्तर से निर्णय लेकर के गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी। गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे। आपको मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आपको तनख्वाह वगैरह किस प्रकार से मिलेगी, प्रत्येक कालांश का मिलेगा। जैसे देखिए, अभी बता देता हूँ। जैसे कोई सहायक आचार्य लगता है तो उसको मिलेंगे पर पीरियड 800 रुपये। फिर दूसरे स्तर पर हैं उनको 1000 रुपये, और फिर हैं 1200 रुपये। इस प्रकार से मानोदय उनको दिया जाएगा। प्रत्येक पीरियड का आपको 800 मिलेंगे। तो आपको अगर 2 कालांश मिलते हैं, 2 पीरियड मिलते हैं तो आपको 1600 रुपये हो गए, 1000 वालों के 2000 हो गए और इनके 2500 हो गए। इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रत्येक कालांश में मिलेंगे, न कि आपकी मंथली जैसे तनख्वाह होती है वैसा नहीं होगा। ये गेस्ट फैकल्टी के सारे नियम हैं, उसे तो लिया गया। वित्त विभाग के परिपत्र बिंदु संख्या 4 के क में वर्णित संस्था प्रधान महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करें। यानी जो अपने प्रिंसिपल होते हैं
महाविद्यालय के, वो उन पदों की सूचना भेजेंगे और शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पहले ही सार्वजनिक सूचना प्रचार करके निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी प्रत्येक संस्थावार हिसाब से उसको वो दे दिए जाएंगे कि हमारे पास इतने इतने पद खाली है। आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। उसके द्वारा आयुक्तालय के द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित जो एवं संसूचित दिशा निर्देश शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण करके पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर, यानी आपकी वरीयता सूची बनेगी, मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। उसका पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय के द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है, यानी कॉलेज आयुक्तालय है उससे अनुमोदन लिया जाएगा। इस हेतु आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति के द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जाएगा और आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात गेस्ट फैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा। यानी वरीयता में जो विद्यार्थी आएंगे उनको ही लिया जाएगा। प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जाएगा, यानी प्रत्येक विषय के, और प्रत्येक रिक्त के विरुद्ध, यानी जो रिक्ति रहेगी, जो खाली पद होगा उसके विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार होगा, यानी एक सीट पे 3 को बुलाया जाएगा। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी एवं सेमेस्टर स्तर पर लिए जाएंगे। ये बिल्कुल अस्थायी है, ये बात ध्यान से पढ़ लें, तथा भविष्य में उसको भी इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा। आप ये नहीं कि कोर्ट में जाकर के ये कह दो कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे नियमित करो। इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र भरवाकर, यानी एक शपथ पत्र भरना पड़ेगा कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्रवाई की जाएगी कि आपने कितने कालांश लिए, इस हिसाब से आपको उसका मानदेय यानी तनख्वाह मिलेगी। ये आप देख रहे हो वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक, गेस्ट फैकल्टी के लिए शपथ पत्र और पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदंड है इसमें। अब देखो आपके मानदंड कैसे बनेगा, वरीयता कैसे बनाई जाएगी। हाँ, तो इस पैनल को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले स्नातक के नंबर आपके कितने आए हैं, स्नातक के जो प्रतिशत हैं, अगर आपके 80% है उससे भी अधिक है ना, तो आपके 21 नंबर जुड़ेंगे। समझो बात को ध्यान से, स्नातक में बीए में अगर आपके 80% से अधिक हैं तो 21 नंबर है। अगर बीए में आपके 60% और 80 के बीच में तो आपको 19 नंबर है। 55 और 60 के बीच में तो आपको 16 नंबर जुड़ेंगे। जैसे मेरिट बनेगी ना, 45 और 55 के बीच में तो आपके 10 नंबर जुड़ेंगे। स्नातकोत्तर अधिस्नातक मतलब एमए में 80% से अधिक है तो 25 जुड़ेंगे। 60 और 80 के बीच में है तो 23 नंबर। 55% से अधिक 60 तक हैं तो आपके 20 से कम है। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए, MBC वगैरह सारे हैं इसमें। MPhil अगर आपने कर रखी है तो उसमें आपको 7 अंक मिलेंगे, ठीक है। 55% किंतु 60% से कम है तो आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। PhD अगर आपने कर रखी है तो 25 नंबर मिलेंगे। JRF नेट के साथ में तो 10 नंबर, सिर्फ नेट के आपको 8 नंबर मिलेंगे। सेट कर रखी है राज्य स्तर पर तो 5 नंबर मिलेंगे। शोध कार्य अगर आपने किसी ने किया है तो वो 6। शिक्षण पोस्ट और डॉक्टोरल अनुभव आपके पास में प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक, इसमें से 10 मिलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कोई संगोष्ठी वगैरह में आपने भाग लिया है, संगठन में भारत सरकार की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय जो विषय होते हैं उनके द्वारा पुरस्कार मिला तो आपको उसके भी 3 नंबर मिलेंगे। राज्य स्तरीय राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार मिला तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो आप अंक देख रहे हो, ये अंक जुड़ेंगे आपके, जैसे ग्रेजुएशन में कितने हैं, MA में कितने हैं, MPhil में कितने हैं, ये जुड़ करके आपकी मेरिट बनेगी। अब देखो MPhil PhD के आपको 25 अंक, JRF नेट से 10 अंक, अवार्ड की कोई श्रेणी है तो इसके 3 अंक। इसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये आपको शपथ पत्र है। मैं श्रीमती कुमारी पुत्र, ये आप सभी जानते होंगे, ये अपने को बढ़ना है। संस्था जिसमें जा रहे हो उसकी दिनांक, गेस्ट फैकल्टी उपस्थित रहा हूँ, ये वगैरह ये सारी शर्तें हैं वो हैं, ठीक है। खेल कूद संबंधी जो भी है आपके पास में वो सभी, ये सारे मानदंड हैं। तो आपके मेरिट के आधार पर उस हिसाब से आपको लिया जाएगा।
ये सारी वही शर्तें हैं कि सरकार के द्वारा संस्था की बताए समय पर नियमों का मैं पालन करूंगा, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की स्थानीय प्राधिकारी सूचित होने पर स्वामित्व नियंत्रण है, ये वही सारी बातें। दुराचार वगैरह होगा तो मुझे हटाया जा सकेगा वगैरह वगैरह वही है। मैं राज्य के अभिलेख तथा अधिसूचनाओं को गोपनीय रखूंगी, उसका उल्लंघन करने पर मुझे फिर दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है, ये सारा ठीक है। मुख्य मुख्य बात जो थी वो मैंने आपको बता दी है। तो महाविद्यालय के अंदर ही आपकी क्या बनेगी, एक कमेटी बनेगी, उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वो आयुक्तालय के पास भेजी जाएगी। कलेक्टर जो होगा राज्य का वो इस पर मोहर लगाएगा और आप लग सकते हो। अब ये है फॉर्म, मतलब यहाँ पर पद का नाम, भर्ती की रीति, प्रतिशत वगैरह वो सारे आपको भरने हैं। यहाँ पर पदोन्नति वगैरह वगैरह वो यहाँ पर आयुक्तालय वो करेंगे महाविद्यालय में। और प्रत्येक पीरियड के अनुसार आपको क्या मिलेगा, पैसे हैं वो तनख्वाह वगैरह प्रत्येक कालांश की ही मिलेगी। और ये अगर आपको पीडीएफ अच्छी सी तरीके से पढ़नी है पूरी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम का, उस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब फॉर्म ओपन होंगे तो उसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। और इसका पहले जो परिपत्र जारी हुआ था, विज्ञापन वगैरह जो बताया था विद्या संबल योजना का, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें आपकी तनख्वाह वगैरह, आपको कालांश वगैरह वो भी सारी बातें उसमें क्लियर की गई हैं। अगर किसी विद्यार्थी की कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे मेरिट वगैरह बननी है, किस प्रकार से आपको तनख्वाह वगैरह मिलनी है। ये अधिसूचना ही है, नियमों के वही है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।